हमने जो अपना नया चैप्टर शुरू किया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हल्के से बेसिक नॉलेज के बाद आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फार्मूलों की। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले हैं। इन बेसिक फार्मूलों से हम अपने इंटीग्रेशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इंटीग्रेशन वास्तव में डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी उल्टी प्रक्रिया है। हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। अब हमने अगर डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि d/dx किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर अगर f(x) मिलता है तो इसका मतलब क्या था। इसका मतलब बेसिक सिंपल सा ये था कि इस f(x) का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें ये f(x) + c वापस मिल जाएगा। यही हमने कल बात किया था। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वास्तव में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के जस्ट अपोजिट होते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन अपने आप में डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, तो ये बात उनके फॉर्मूलों पर भी अप्लाई होती है। आइए हम आज इसी बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन में हमें पता है कि अगर हम x की पावर n को डिफरेंशिएट करें तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x n-1 होता है। इस n की जगह पर हम कोई सा भी नंबर लेकर जब उसको डिफरेंशिएट करते थे तो n की जगह पर हम जो भी नंबर लें, चाहे वो प्लस का लें, माइनस का लें या फ्रैक्शन का लें, वो यहाँ पर एज इट इज आता था और यहाँ पर भी एज इट इज आता था। फिर इसे हम सॉल्व करके लिखते थे। अब थोड़ी देर के लिए समझिए, x की पावर n में अगर मैंने n की जगह 2 रखा तो यहाँ भी n की जगह 2 आएगा और यहाँ भी n की जगह 2 आएगा। अब ठीक उसी तरह अगर मैंने x की पावर n में n की जगह n+1 रखा होता, इस n की जगह पर अगर मैंने n+1 रखा होता तो इस n की जगह पर भी n+1 आता और इस n की जगह पर भी n+1 आता। अब इस n+1 और -1 में ये 1 और ये 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर केवल x की पावर n बचेगा और ये हमारा n+1 वैसे ही है। अब ये n+1 जो है इस x की पावर n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मैं इस n+1 को इधर शिफ्ट करना चाहूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन से इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, d/dx x की पावर n+1 अपॉन n+1 और इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, मुझे x की पावर n मिलेगा। अब यहाँ पर से समझिए, अगर हमने x की पावर n+1 अपॉन n+1 को डिफरेंशिएट किया होता तो हमें क्या मिल रहा था, x की पावर n मिलता। मतलब अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और यही हमारे इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ फार्मूलों की। उस लिस्ट ऑफ फार्मूले में जो पहला फार्मूला है वो है x की पावर n का इंटीग्रेशन। हमने तो इसके बारे में बात किया ही था कि यहाँ पर अगर dx लिखा है तो इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि x की पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यही हमारा आज का पहला फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n है और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला मिलेगा वो है x की पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। और ये प्लस का c इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर एक स्टेप में आप ये प्लस का c लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम n की वैल्यू
-1 नहीं ले सकते। n की वैल्यू जैसे ही हम -1 लेंगे तो यहाँ पर n की जगह -1 रखते ही ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर के 0 बनते ही ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x की पावर n dx में n हर वो चीज़ हो सकती है, लेकिन कभी भी n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। n की जगह अगर -1 नहीं हो सकता तो यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। यानी कहीं पर भी अगर x की पावर -1 लिखा हो या x की पावर -1 को अगर हम थोड़ा से ध्यान से देखें तो कहीं ये 1/x तो नहीं बनेगा। x की पावर -1 को 1/x ही तो लिखते हैं ना। तो अगर कहीं पर 1/x आ गया तो ये नहीं कि आप x को न्यूमरेटर में शिफ्ट करके x की पावर -1 करके और इस फॉर्मूले का यूज कर लें। ये फार्मूला n की हर एक वैल्यू के लिए काम करेगा सिवाय n = -1 के। अब अभी हमने बात किया कि 1/x अगर आ जाए तो 1/x को हम इस x की पावर n के फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तब डिफरेंशिएशन में हमने ये तो पढ़ा था कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हमने 1/x को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा? log x। यही आज का हमारा दूसरा फॉर्मूला है। आज का हमारा दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x dx। अगर 1/x का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें मिलता है log x। अब x को हमने यहाँ मॉड में इसलिए रखा है, अभी आपने लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा था और लॉगरिथम में आपने एक चीज़ अच्छे से समझी है कि लॉग जो है किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो इस x को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, क्योंकि x तो अपने आप में वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, तो x को अपने आप में पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पर मॉड यूज किया है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x और ये प्लस का c एज इट इज रहेगा। इसके बाद अगर हम थर्ड फार्मूले की बात करें तो थर्ड में हमें ये तो पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। मतलब कि अगर हमने e की पावर x को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा? e की पावर x ही मिलता है। तो यही हमारा आज का अगला फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx हमें क्या देता है? e की पावर x प्लस का c। फिर आज के अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा हुआ है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a। यहाँ पर a जो है अपने आप में कांस्टेंट है, a जो है अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये log a पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। अब ज़रा सोचिए, इस log a को अगर मैं इस साइड में शिफ्ट करना चाहूँ तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये log a जब इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? d/dx a की पावर x अपॉन log a बनेगा और इधर क्या रहेगा? a की पावर x रहेगा। समझिए, a की पावर x को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें a की पावर x इंटू log a मिला। इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, शिफ्टिंग करके हमने इसको बनाया। मतलब बनाने का मेन मकसद क्या था? बनाने का मेन मकसद ये है कि हम a की पावर x को इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। यहाँ पर हम a की पावर x को डिफरेंशिएट किए तो ये मिला। तो हमें ये पता करना था कि अगर हमने a की पावर x को इंटीग्रेट किया होता तो क्या बनता? तो a की पावर x को इंटीग्रेट करने से बनता है a की पावर x अपॉन log a। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a। और इसके बाद अगर हमने
x को डिफ्रेंशिएट किया रहता है डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये कि अगर हमने 1 को इंटीग्रेट किया तो 1 को इंटीग्रेट करने पर क्या मिल जाएगा? हमें x मिलता है। जी हाँ, 1 को इंटीग्रेट करने से हमें x मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन में अगर आप 1 को डिफरेंशिएट करते तो आपकी 0 मिलता। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटीग्रेशन में किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने से हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करने पर हमेशा हमें x मिलता है। तो यहाँ से हमारा अगला फॉर्मूला बनकर आता है कि अगर हमने 1 को इंटीग्रेट किया, 1 को अगर हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि 1 को इंटीग्रेट करने पर x कब मिलता है? अगर हमारा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा हो तब। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन 1 dy, तो यहाँ dy लिखने का मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है। तब इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा? y मिलेगा। यहाँ पर x मत लिख लीजिएगा। x तो हमें तब मिला था जब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था। y कब मिलेगा? जब हम 1 को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया रहता तो हमें क्या मिलता? t मिलता। अब आप बोलेंगे साहब यहाँ 1 कहाँ है? यहाँ तो 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ तो आपने 1 लिखा ही नहीं। आप सोचिए 1 को dy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? dy ही रहेगा। 1 को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? dx ही मिलेगा। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो मन की आंखों से यहाँ पर लिखा हुआ 1 देखिए, यहाँ पर 1 है। मेन जो है आपको इस फॉर्मूले में ये समझना है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा हमें वही क्वांटिटी मिलेगी। अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा हो तो y मिल जाएगा 1 का, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तब। 1 को ही अगर t के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा? t मिल जाएगा। इसी बात को जनरलाइज फॉर्म में हम ऐसे कहते हैं कि किसी भी कांस्टेंट को अगर हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी यही करते आए हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते थे। सेम वही चीज़ इंटीग्रेशन में भी होता है। कभी भी अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के साइन के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। जो भी आपका यहाँ कांस्टेंट हो, जो भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, पाई लिख दिया हो, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट अगर है तो वो इस इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx। और अभी अभी आपने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या था? t था। ज़रा सोचिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा? x बनेगा। ये कांस्टेंट जो बाहर में है वो तो बाहर में वैसे का वैसे ही है। dx को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिल गया? x मिल गया। और ये x का इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई रहेगा और ये प्लस का c हमारा वैसे का वैसे ही है।